नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक लंबे समय के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज के वीडियो का बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य दो बातों पर चर्चा करना है कि एक, हम आपदा में कैसे प्रयोग करें, अपने समय का सदुपयोग करें, और दूसरा, मैं ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे इस विषय पर चर्चा करूंगा कि आपदा में आप अपने समय का कैसे उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज एक ऐसा समय है जब आपके पास में समय ही समय है, और जब प्रकृति में कोई भी चीज हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है तो कई बार हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। इस लॉकडाउन में आपने कैसे समय को बिताया मैं तो नहीं जानता हूं, किंतु मनुष्य अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, किंतु एक बार खोया हुआ समय वापस नहीं ला सकता है। दोस्तों, समय का अगर आप मोल नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके समय को खर्च या उसका उपयोग कर लेगा। आप में से बहुत सारे लोग टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम आदि का प्रयोग करते होंगे। आप सोचिए कि जब सोशल मीडिया पे आप अपना समय दे रहे होते हैं तो क्या ये कंपनियां आपसे कोई पैसे मांगती है? नहीं मांगती। ये बस आपका अटेंशन और आपका समय मांगती है। आप अपना बहुमूल्य समय इन्हें देते हैं और यह इस समय को कैश कर लेते हैं। अगर आप अपने जीवन में मान लीजिए कि 1 घंटा यानी कि 1 आवर्स भी प्रतिदिन आप अगर सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने कितने, एक साल में 365 आवर्स को बिताया आपने। ठीक है, किंतु यदि इसी 1 घंटे में यदि आप प्रतिदिन 20 पेज रोज पढ़ते हैं, यदि आप प्रतिदिन 1 घंटे में 20 पेज रोज पढ़ते हैं तो सोचिए 365 घंटों में यदि आप 20 पेज पढ़ देंगे तो यह मान के चलिए कि 7300 पेज आप पढ़ चुके होंगे। और यदि एक किताब 100 पेज की है, यदि मान लीजिए कि आप एक किताब 100 पेज की पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि एक साल में आप 73 बुक्स पढ़ सकते हैं, अगर आप अपने 1 घंटे का सही से प्रयोग करें तो। ठीक है, तो अब मैं ये मानकर चलता हूं कि आपके, चूंकि आप सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी स्थिति में आपके नोट्स की संख्या मुझे नहीं लगता है कि 1000 या 1500 पेज से ज्यादा होगी। यानी कि आपको केवल 1000 या 1500 पेज ही पढ़ना है, और आपके पास में अगर आप प्रतिदिन भी 1 घंटा 2 घंटा बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका सारा सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर इसमें नई बात क्या है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, किंतु इसका सदुपयोग कैसे करना है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको मैं आप एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। कि आप देखिए कि जब विज्ञापन प्रसारित होता है, जब टीवी पर विज्ञापन प्रसारित होता है, यदि वह विज्ञापन 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में प्रसारित होता है तो उस विज्ञापन की कीमत कैसी होती है? कम होती है। किंतु जब वही विज्ञापन रात को 8 से 10 के बीच में प्रसारित किया जाता है तो उसी 15 सेकंड के विज्ञापन की कीमत दुगनी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 8 से 10 का जो टाइम है वो प्राइम टाइम कहलाता है, यानी कि उस प्राइम टाइम में उस विज्ञापन की रीच सबसे ज्यादा होती है। तो यदि इसी प्राइम टाइम की अवधारणा को हम अपने जीवन पर भी लागू कर देखें तो हमें सबको मिले 24 घंटे ही हैं, किंतु इन 24 घंटों में से किसी एक क्षण या एक पल में या एक समय के पहर में आप यह महसूस करते हो कि आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हो, सबसे ज्यादा संकल्पित होते हो, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो यह आपका क्या कहलाएगा? प्राइम टाइम कहलाएगा। यानी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना प्राइम टाइम को ढूंढ ले, प्राइम टाइम को पहचान ले, तो वह उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब हर व्यक्ति का अलग अलग प्राइम टाइम हो सकता है। जैसे कोई सुबह 4 बजे उठता है और 4 से लेके 7 बजे तक वो इतना काम पढ़ चुका होता है या इतना काम कर चुका होता है कि वो दिन भर आराम कर सकता है। किसी का दोपहर में होता है, किसी का रात में होता है। आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछो कि मेरा प्राइम टाइम क्या है, तो जनरली रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में मेरी क्षमताएं ज्यादा होती है। मैं उस समय ज्यादा पढ़ सकता हूं, मैं उस समय ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकता हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपना प्राइम टाइम ढूंढिए। आप दिन भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप महसूस कीजिए कि आप 24 घंटों में से कौन से 3 से 4 घंटे हैं जब सर्वाधिक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रहते हो और आप में क्षमताएं बढ़ती है। तो इसको ध्यान रखिए। दूसरा, अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कीजिए। मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अपनी क्षमताओं के अनुरूप जी ही नहीं पाता है, सदैव अपनी क्षमताओं से कम जीता है।
अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं। तो इसका सबसे सरल सा तरीका है कि अपने लक्ष्य को ऊंचा कर लें। जब आप अपने लक्ष्य को ऊंचा कर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी क्षमताएं भी बढ़ने लगती है। जैसे मान लो कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है और सेकंड पारी, मान लो फर्स्ट पारी हो गई और सेकंड पारी के लिए टीम उतरती है बैटिंग करने के लिए। यदि उसको लक्ष्य 200 का मिला तो वो अपनी बैटिंग 200 के लक्ष्य के हिसाब से करेगी, किंतु यदि उसे लक्ष्य जो है 300 रन का मिल गया तो वह बैटिंग 300 रन के हिसाब से करेगी। यानी कि जब 200 रन की चेस कर रहा होगा क्षमताएं उतनी नहीं खुल पाएंगी, किंतु जब 300 रन के लिए चेस करें तो क्षमताएं क्या होंगी, ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सदैव क्या करें, अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा बनाएं, लक्ष्य को ऊंचा रखें। कहा जाता है कि असफलता गुनाह नहीं होती है, किंतु छोटा लक्ष्य बहुत बड़ा अपराध होता है। इसको एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कोई विद्यार्थी कहता है कि कल से मैं रोज प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, और एक विद्यार्थी कहता है कि कल मैं 8 टॉपिक खत्म करूंगा। तो आप बताइए कि एक समय की मात्रा पर बल दे रहा है और एक समय की गुणवत्ता पर बल दे रहा है, क्योंकि वह उस समय का मैक्सिमम यूज करना चाह रहा है। हो सकता है कि आप पहला विद्यार्थी 8 घंटे में 1 या 2 ही टॉपिक पढ़ेगा, क्योंकि उसने समय से अपनी क्षमताओं को बांध लिया है, किंतु एक व्यक्ति ने जो है अपने लक्ष्य से अपनी क्षमताओं को बांधा है तो वह ज्यादा परफॉर्म करेगा। हो सकता है वो 8 टॉपिक ना पढ़ पाए, किंतु मैक्सिमम 5, 6, 7 टॉपिक तो पढ़ेगा। इससे उसका क्या हुआ, क्षमताओं का विकास हुआ। तो विद्यार्थियों अपनी क्षमताओं पर बहुत काम कीजिए, उसको मैक्सिमम लेवल पर यूटिलाइजेशन कीजिए। तीसरा है अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। ठीक है, कहा भी गया है कि ज्ञान एक ऐसा निवेश है, मतलब जो जीवन भर जिसका लाभांश प्राप्त होता रहता है, जिसका डिविडेंड हमें जिंदगी भर मिलता है, और ज्ञान में किया गया निवेश कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। दोस्तों, ज्ञान जब आप निरंतर करते रहते हैं, निरंतर पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, तो उससे आपकी बुद्धि का भी विकास होता है, आपके पास में निर्णय लेने की क्षमता का भी बेहतर तरीके से विकास होता है। और हम ये कह सकते हैं कि जब ज्ञान जो होता है, जब आप अपने अध्ययन अध्यापन से ज्ञान को बढ़ाते हो, तो जब ज्ञान को जब सही अवसर मिलेगा उसी दिन आपको सफलता मिल जाएगी। यानी आप प्रयत्न करते रहें, पढ़ते रहें, और एक दिन अचानक आपको एक अच्छा अवसर मिला, सुअवसर मिला, उसी दिन आप क्रैक कर दोगे। ठीक है, तो ज्ञान में आप निरंतर वृद्धि करें, इसके लिए बहुत साहित्य पढ़ें, बहुत मैगजीन्स पढ़ें, अपनी जो सिलेबस की बुक्स को पढ़ें, किसी भी तरह से ज्ञान को बढ़ाते रहें, क्योंकि आपकी एग्जाम पोस्टपोन हुई है, आपकी एग्जाम कैंसिल नहीं हुई है। कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन तो परीक्षा होगी, पर जिस दिन भी परीक्षा होगी उस दिन आपका लेवल बिल्कुल अप टू द मार्क होना चाहिए। इसलिए अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। चौथा, निरंतरता और अनुशासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण सफलता में अपना भूमिका निभाता है। देखिए, जिंदगी में हम काम तो शुरू कर देते हैं, बहुत जोश से शुरू कर देते हैं, और बिल्कुल टाइम टेबल बना लिया है, अब तो बिल्कुल कल से फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, बहुत जोश होता है। किंतु समय के साथ धीरे धीरे आपका जोश क्या होता है, कम हो जाता है, और आप अपने समय या अपने टाइम टेबल के अनुरूप जो है आप निरंतरता नहीं रख पाते हो, और चूंकि निरंतरता नहीं होती है इसलिए आप लक्ष्य से भटक जाते हो। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संदर्भ में आपने सुना होगा खरगोश और कछुए की जो रेस की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। खरगोश बहुत चालाक है, चतुर है, तेज है, किंतु फिर भी वो रेस हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं थी। कछुआ जो है धीरे धीरे चलता रहता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और जीत जाता है। किंतु क्यों? क्योंकि वो रोज चल रहा है, मतलब धीरे धीरे रोज, मतलब कह सकते धीरे धीरे चलता जा रहा है। इसी तरह आप रोज प्रतिदिन प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे, है ना। आपका ग्राफ ऐसा रहता होगा, जैसे मैं इसको एक रेखा से बताऊं कि किसी दिन तो बहुत हाई है और किसी दिन बहुत लो हो गया, फिर किसी दिन बहुत हाई है, फिर किसी दिन लो हो गया। तो इस लो हाई फ्रीक्वेंसी में आप सामान्यतः गुमराह होते हैं और भटक जाते हैं। तो यहां पर जब निरंतरता कैसे बनेगी, जब आप में अनुशासन आएगा। आपको अनुशासन लाना ही पड़ेगा, और अगर आप अनुशासन नहीं लाएंगे तो आप पर कोई और शासन करेगा। तो अनुशासन के साथ में निरंतरता बनाए रखिए। सफलता की सबसे महत्वपूर्ण बात, सिविल सर्विसेज में खास तौर पर इंटेलिजेंसी का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना डिलीजेंसी का इंपॉर्टेंस होता है। आपको निरंतर प्रयास करता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर दोनों को आप ध्यान रखिए।
और पांचवा और सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में सकारात्मक बने रहिए। मतलब आपका स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए और एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए। दुनिया में चाहे कुछ भी हो, मतलब आपदा हो, वैश्विक महामारी फैली हुई है, बहुत सारा तरह तरह के आपके पास संकट होंगे, तनाव होंगे, किंतु इन सब त्रासदियों में भी यदि आप अपनी अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखेंगे तो निसंदेह रूप से आप इस आपदा को भी अपने अवसर में बदल देंगे। मानव इतिहास को यदि आप उठाकर देखें तो हजारों वर्षों में मानव ने हजारों बहुत बड़ी बड़ी त्रासदियां और विपदाओं को झेला है, किंतु वह निरंतर आगे बढ़ता रहा। इसलिए आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड था, फाइटिंग स्पिरिट थी। मैं आपको इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा विल्मा रुडोल्फ का, है ना। विल्मा रुडोल्फ 1940 में अमेरिका में जन्म लेती है। जन्म के साथ ही बहुत कमजोर होती है वो, उसको निमोनिया हो जाता है और भी कई छोटी माता, बड़ी माता और बहुत तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। और विल्मा रुडोल्फ 4 साल की उम्र में विकलांग हो जाती है, उसको पोलियो हो जाता है, वो चल नहीं पाती है। चूंकि विल्मा रुडोल्फ एक अश्वेत थी और उस समय रंग भेद बहुत ज्यादा चलता था, इसलिए उसका ठीक ढंग से इलाज भी नहीं हो पाया। डॉक्टरों ने उसे यहां तक कह दिया कि विल्मा अब जीवन में कभी भी नहीं चल पाएगी, किंतु विल्मा की मां ने यह कहा कि मेरी बेटी जरूर चल के दिखाएगी। विल्मा और उसकी मां ने निरंतर प्रयास किया, एक बार गिरी, 2 बार गिरी, 3 बार गिरी और धीरे गिरते 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 उसने इस तरह से चलना सीख लिया, चल के दौड़ना सीख लिया और 1960 के रोम ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 रिले में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इस तरह विल्मा रुडोल्फ अमेरिका की पहली अश्वेत महिला थी जिसने गोल्ड मेडल जीता। केवल विल्मा रुडोल्फ नहीं, इसी तरह बहुत सारी आपदाओं और विपदाओं में कई लोगों ने इतिहास बनाया। आपने एनी फ्रैंक का नाम सुना होगा। एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जिसकी मात्र 15 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। एनी फ्रैंक जो है जर्मन नाजियों से बचने के लिए उसने यातना शिविर, मतलब पहले तो अपने एक सीक्रेट हाउस में रही, 2 साल तक केवल एक कमरे में बंद रही और उसके बाद के 2 साल उसने यातना शिविर में बिताए। इस दौरान एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी और वह 20वीं सदी की सबसे बेहतरीन डायरियों में गिनी जाती है। कुछ लोगों का यह मानना है कि बाइबल के बाद सबसे ज्यादा एनी फ्रैंक की डायरी को पढ़ा गया। सोचिए, एक बालिका जो 13 वर्ष में डायरी लिख देती है और अमर हो जाती है, क्योंकि उसने अपने उस समय का, उस त्रासदी का क्या किया, सदुपयोग किया। इसके अलावा हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, आप यकीन नहीं मानोगे, वह बुक जो है उन्होंने अहमदनगर फोर्ट में 1944 में लिखी थी। इसके पहले भी यदि हम बात करें तो 1918 में जब फ्लू फैला तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पूरा परिवार, उसमें पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। इतनी विपरीत त्रासदी में ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने सर्वश्रेष्ठ साहित्य की रचना करी। और 1665 में जब इंग्लैंड में प्लेग फैला और उस समय आइजैक न्यूटन इंग्लैंड में थे और जब उन्होंने 1 साल के लिए क्वारंटाइन हो गए, अपने घर में रहे, तो उस एकाकीपन ने भी न्यूटन के नजरिए को बदल दिया और न्यूटन ने उसी समय कैलकुलस का खोज आविष्कार किया। उसके बाद में अपने आंगन में पड़ती हुई धूप को देखकर उन्होंने रे ऑप्टिक्स का आविष्कार किया और उसके बाद उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की भी थ्योरी दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कहने का बस इतना सा आशय है कि यदि वाकई में जो आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट डेवलप कीजिए। परेशानियां आएंगी, चिंताएं होंगी, विपदाएं होंगी, तनाव होगा, तरह तरह की मुश्किलें होंगी। इस जीवन में आदर्श समय किसी को भी नहीं मिलता है, कोई आइडियल टाइम नहीं है सक्सेस का, आपको इस प्रोसेस में ही सफल होना पड़ेगा। तो ये आपदाएं हैं, ये विपत्तियां हैं, ये जो परिवर्तन है, ये दुर्भाग्य नहीं, यह सौभाग्य भी हो सकता है। बस आपको आपकी मनोवृत्ति को बदलना होगा और अपने आप को फिर से अपने आप को जागृत करना होगा, आपको अपने आप को प्रबोधन में लाना होगा और एक व्यवस्थित जीवन शैली के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, मैंने कुछ मेरे अनुभव से, मेरे जीवन के समय से मैंने कुछ बातें आपको कही है, किंतु इन बातों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। पुनः मैं दोहराता हूं, अपने प्राइम टाइम को डिसाइड कीजिए। सेकंड जो है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। थर्ड जो है, अपने नॉलेज को बहुत ज्यादा विस्तार दीजिए। जितना ज्ञान प्राप्त करोगे उतना दुनिया की बेहतर समझ निर्माण होगी। इसके अलावा अपने टाइम टेबल में, अपने रूटीन में कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन लाइए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, स्ट्रांग विल पावर के साथ में फाइटिंग स्पिरिट को बनाए रखिए। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई कुछ कि कैसे प्रयोग करें। इससे संबंधित और भी आपके कोई डाउट है, जिज्ञासाएं, प्रश्न है तो हम इस पर डिस्कस करते रहेंगे, किंतु आगे चलते हैं।
आज जो है मैं थोड़ा सा संस्थान के विषय में कुछ बताना चाहूंगा कि हम ऑनलाइन क्लास आरंभ कर रहे हैं तो इसका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, कौन टीचर्स पढ़ाएंगे, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, इन सब विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए संस्थान आप जानते ही हैं, आकार आईएएस है इस संस्थान का नाम, जो 2014 में एक बीज के रूप में हमने उसको प्रारंभ किया था और वो पुष्पित पल्लवित होकर आज बहुत बड़ा आकार ले चुका है। तो और एक बेहतरीन टीम के साथ काम कर रहा है। चूंकि मैंने पुनः कहा आपदा आई और इस आपदा में हम ऑफलाइन क्लासेस अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब ऑफलाइन, आप बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि ऑफलाइन क्लास कब प्रारंभ होगी, तो इसका उत्तर तो आप स्वयं भगवान भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हम उस बात को भूल जाएं और हम ऑनलाइन क्लास की ओर मूव करते हैं, फोकस करते हैं, ताकि आप पुनः अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके, है ना। आप जहां भी बैठे होंगे अपने घरों में सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। ठीक है, किंतु जो बच्चे हमें जानते हैं, समझते हैं, वो तो हमारी कैपेसिटी को, हमारी पढ़ाने की शैली से परिचित हैं, किंतु जो विद्यार्थी जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो हमें नहीं जानते हैं और जो हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा और कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे पहले शिक्षकों का परिचय करवाना चाहूंगा कि ये ऑनलाइन क्लासेस हम 15 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 15 जुलाई से आने वाले 5-6 महीने तक कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, है ना। कुछ बच्चों के डाउट थे कि आप अभी तो क्लास शुरू कर दोगे, मान लो अगर ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई तो ये ऑनलाइन चलेगी नहीं चलेगी, तो मैं उनको यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी ये ऑनलाइन क्लास अब कंटिन्यूअस चलेगी। 5-6 महीने तक कंटिन्यूअस आपका प्री और मेंस का सिलेबस इससे कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, चाहे ऑफलाइन शुरू हो जाए या ना हो, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि इस ऑनलाइन क्लासेस में हम 2 तरह के कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, एक एमपीपीएससी का प्री और एक एमपीपीएससी का मेंस। दोनों के आपको लेक्चर्स जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और हमारे आकार आईएएस के एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल रहेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर टीचर्स के बारे में थोड़ा जानकारी दूं कि प्रीलिम्स में कौन कौन से शिक्षक पढ़ाएंगे और मेंस में कौन कौन से शिक्षक कौन कौन से सेगमेंट लेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं। जानकारी देने से पहले थोड़ा सा मैं शिक्षकों के बारे में भी चर्चा कर लूं, क्योंकि बहुत से लोग शिक्षकों को नहीं जानते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है हमारे अथर्व तिवारी सर, ठीक है, अथर्व तिवारी सर जो है ये हमारे कोचिंग के डायरेक्टर हैं। ठीक है, और अथर्व तिवारी सर के बारे में जितना मतलब ज्यादा कहा जाए उतना कम है। बहुत ही योग्य यानी कि बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं। अथर्व तिवारी सर पिछले 16 वर्षों से मेरे साथी हैं और यह 16 वर्षों से अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं। अध्ययन किया कुछ समय और विगत 10 वर्षों से वो अध्यापन के क्षेत्र में हैं। अथर्व तिवारी सर की उपलब्धियों के बारे में अगर मैं कहूं तो उन्होंने एसएससी से जो है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को क्लियर किया है। सीआईएसएफ में उनका चयन हुआ था, किंतु उनका उस समय लक्ष्य कुछ और था तो उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद उन्होंने इतिहास से जो है नेट क्वालिफाई किया। इसके अलावा इतिहास में ही आर्कियोलॉजी से आपने गोल्ड मेडल भी लिया है और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में इतिहास विषय से उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी अथर्व तिवारी सर ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का साक्षात्कार दिया है और अन्य लोक सेवा आयोग के बहुत सारे मेंस लिखे हैं, यूपीएससी के मेंस लिखे हैं और एक लंबे समय से काफी अध्ययन किया है। मेरा यकीन मानिए कि जब आप अथर्व तिवारी सर की क्लास अटेंड करेंगे हिस्ट्री की, आप भूल जाएंगे कि इतिहास कोई बोझिल विषय भी होता है। इतना रोमांचक बना देंगे वो इतिहास। जब आप उनसे पढ़ेंगे तो समान रूप से वह यूपीएससी में भी काम आएगा। अगर आप इतिहास विषय से नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपको उपयोग होगा। ठीक है, दूसरे हैं हमारे अभिनव सर हैं। अभिनव सिंह सर जो है वो भी पिछले 10 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र में है। अभिनव सर की उपलब्धि जो है, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उन्होंने इतिहास विषय से जेआरएफ है, मतलब इतिहास विषय से जेआरएफ किया है उन्होंने और वह मॉडर्न इंडिया सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू भी दिया है और भी विभिन्न परीक्षाओं में मेंस देते रहे हैं। अभी फिलहाल में वो विशुद्ध रूप से अब अपनी पीएचडी पर और अध्यापन कार्य पर फोकस कर रहे हैं। तीसरा है गौरव तिवारी सर। गौरव तिवारी सर जो है वो इंजीनियर है और आपने जो है रेलवे मंत्रालय में लोको पायलट के पद पर लगभग 1 साल तक काम किया, फिर वह नौकरी छोड़कर वापस आ गए और उन्होंने अध्यापन को ही अपना क्षेत्र चुना। गौरव सर बहुत ही उम्दा टीचर हैं। एनर्जी का लेवल आप उनका देखेंगे पढ़ाते समय, आपको मजा आ जाएगा। विभिन्न शेरो शायरियों से फिजिक्स को वो बिल्कुल ऐसा बना देते हैं जैसे कि आप कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। आप ही जो है
भूगोल भी पढ़ाएंगे, अब उस पे भी विषय पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा फिर है आपके वैभव शिवरे सर हैं। वैभव शिवरे सर जो है उन्होंने ये भी पेशे से इंजीनियर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एलएलबी किया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का इंटरव्यू भी दिया है, यूपीपीसीएस के मेंस भी लिखे हैं और काफी 5 वर्षों से और काफी लंबे समय से अध्यापन के क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है हमारे जीवन पाटीदार सर हैं। जीवन पाटीदार सर ने जो है एमपीपीएससी के मेंस लिखे हैं और भी आयोगों के जो है मेंस लिखे हैं। 5 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र में है। एमए पॉलिटिकल साइंस किया इन्होंने और ये भी तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरह से अब अपने जो करियर को दिशा प्रदान करें। ठीक है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज सर हैं। सौरभ भारद्वाज सर एक इंदौर में बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 2012 से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस में सेमिनार लिए हैं और एमबीए की क्लासेस को भी पढ़ाया है। अभी फिलहाल में ये हमसे जुड़े हुए हैं और सौरभ सर जो है आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, जिसपे मैं आगे भी चर्चा करूंगा। प्रतीक जैन सर भी पेशे से इंजीनियर है और आपने भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू दिया है और बहुत सारे मेंस लिखे हैं। अब प्रतीक सर भी विशुद्ध प्रोफेशनली तरीके से जो है शिक्षा के क्षेत्र में उतर चुके हैं और अध्यापन में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है हमारे महत्वपूर्ण गौरव वर्मा सर ने जो है प्रोविडेंट फंड का यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा विभिन्न लोक सेवा आयोगों के बहुत सारे मेंस लिखे हैं। गौरव वर्मा सर ने टाटा मैग्रा हिल्स की तरफ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुस्तक एक लिखी है, उसका लेखन और संपादन किया है। इसके अलावा क्रॉनिकल और बहुत सारी मैगजीन्स में या आप आर्टिकल लिखते रहते हैं, करंट अफेयर्स की बुक भी इन्होंने निकाली है। तो इस तरह गौरव वर्मा सर की भी व्यापक उपलब्धियां हैं। इनके अलावा यहाँ पर एक और शिक्षक की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो लिखा नहीं है, वो है एक हमारे उमाकांत सर। ठीक है, उमाकांत सोनी सर हैं और उमाकांत सोनी सर जो है बेसिकली सिविल जज को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ एक्ट पढ़ाते हैं। उमाकांत सोनी सर ने यूपीएससी का, सीबीआई का पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा आपने मध्य प्रदेश सिविल जज का भी इंटरव्यू दिया है और आपके नेतृत्व में 50 से ज्यादा बच्चे जो है सिविल जज बन चुके हैं। तो आप सिविल जज की क्लास पढ़ाते हैं, बेसिकली एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्ट पढ़ाते हैं, एलएलएम भी किया है आपने और अब विशुद्ध रूप से जो है आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन सब के अलावा 11वां व्यक्ति मैं हूं, अश्विनी कुमार मुदगिल, मतलब मेरा नाम अश्विनी कुमार मुदगिल है। मैं अपनी अगर उपलब्धियों की बात करूं तो 2010 में मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिलेक्शन हुआ था और मैंने आईबी में होम मिनिस्ट्री में 1 साल तक काम किया। बाड़मेर में पोस्टेड था, 1 वर्ष तक वहां काम किया, वहां से नौकरी छोड़ी। उसके बाद 2012-13 में प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ लोकसभा के लिए, किंतु किन्हीं कारणों से मैंने वो नौकरी ज्वाइन नहीं करी और आगे चलकर 2012 की एमपीपीएससी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ एसएलआर के पद पर और उसमें भी मैंने 1 साल तक नौकरी करी और फाइनली मैंने वो जॉब भी छोड़ दी और अब मैं भी प्रोफेशनली टीचिंग या शिक्षा के क्षेत्र में आया हूं। इनके अलावा एक और हमारे सर हैं, अमित सर हैं, जिनका उल्लेख यहां करना चाहूंगा, अमित तिवारी सर। ठीक है, अमित तिवारी सर जो है आप भूगोल विषय पढ़ाते हैं। आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2 बार चयनित हुए हैं। एक बार आप कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर हुए हैं और एक बार आप बाल महिला विकास विभाग में बाल महिला विकास अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं। दोनों पदों पर उन्होंने नौकरी करी है और अभी फिलहाल में उन्होंने दोनों जगह से नौकरी को रिजाइन कर दिया है और विशुद्ध रूप से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी टीम के कोर मेंबर हैं और आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो ये कुछ शिक्षकों के बारे में मैंने बताया। आप जब इनकी क्लासेस होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ उपलब्धियां थी जिनको मैंने व्याख्यायित किया है। अब मैं आता हूं कि जब हम ऑनलाइन पर प्रीलिम्स का सिलेबस को जब हम लॉन्च करेंगे तो कौन सा शिक्षक क्या क्या पढ़ाएगा, मैं आपको डे फर्स्ट से ही क्लियर कर रहा हूं। मैं आप बच्चों यहां पर एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं कि जो शिक्षक हमारे यहां पर ऑफलाइन में पढ़ाते थे वही शिक्षक ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में शिक्षक का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जो शिक्षक ऑफलाइन में वही ऑनलाइन में है। तो प्रीलिम्स में प्राचीन भारत जो है आपको अथर्व तिवारी सर पढ़ाएंगे,
मध्यकालीन भारत जो है वो भी आपको अथर्व तिवारी सर पढ़ाएंगे। आधुनिक भारत आपको अभिनव सर पढ़ाएंगे। भूगोल आपको प्रीलिम्स में गौरव तिवारी सर पढ़ाएंगे। पॉलिटी जो है 2 लोग मिलकर पढ़ाएंगे, अभिनव सिंह सर और वैभव शिवरे सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा भौतिक विज्ञान फिजिक्स जो है गौरव तिवारी पर पढ़ाएंगे। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जो है आपको प्रीलिम्स में जीवन पाटीदार सर पढ़ाएंगे। जीव विज्ञान भी आपको जीवन पाटीदार सर पढ़ाएंगे। अर्थव्यवस्था सौरभ भारद्वाज सर पढ़ाएंगे। समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स आपको वैभव शिवरे सर पढ़ाएंगे। और विविध जो होगा वो आपको गौरव वर्मा सर पढ़ाएंगे। विविध में जैसे खेल, अंतरराष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, कंप्यूटर और जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेंस पर। ठीक है, मेंस में जो है बहुत बड़ा सिलेबस है, तो मेंस को भी हमने कई भागों में विभाजित किया जिसमें अलग अलग शिक्षक अलग अलग भूमिका निभाएंगे। तो मैं शिक्षक के हिसाब से बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स वो लेने वाले हैं। जैसे अथर्व तिवारी सर है, वो पेपर फर्स्ट के पार्ट 1 में काफी सारे लेक्चर्स लेंगे, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्य प्रदेश की रियासतों का इतिहास भी वही पढ़ाएंगे। और जो 2019 मेंस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी तिवारी सर जो है विश्व इतिहास भी आपको वीडियो बनाएंगे और आपको अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अभिनव सिंह सर जो है मेंस में जो है आधुनिक भारत और मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाएंगे। इन दोनों को मिलकर ही हमारा जो है पेपर फर्स्ट का जो है पार्ट जो है ए कवर होता है। मतलब 2 पेपर है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। तो ये पेपर फर्स्ट का पार्ट ए इन दोनों शिक्षकों के द्वारा कवर किया जाएगा। इसमें से कुछ टॉपिक प्रतीक सर भी लेंगे, हम आगे देखते हैं। इसके बाद में अमित तिवारी सर जो है ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी में जो चारों यूनिट जो है सेकंड पेपर बी पार्ट की जो 4 यूनिट है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और भूगर्भ शास्त्र। देखिए भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी जो है पढ़ाएंगे अमित सर, पर इसका उल्लेख जो है थर्ड पेपर के 10th यूनिट में दिया गया है, तो वो यहाँ पर आपको एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद में अश्विनी मुदगिल यानी कि मैं स्वयं आपको भारतीय संविधान, वैचारिक तत्व, संघवाद, भारतीय राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक, सामाजिक सुधारक, मनोवृत्ति, अभिरुचि, संवैगिक बुद्धि, व्यक्तिगत भिन्नता और मानव आवश्यकता, अभिप्रेरणाएं और केस स्टडी पढ़ाऊं। कुल मिलाकर आपको मैं पेपर 2 और पेपर 4 को कवर करूंगा। ठीक है, इसके अलावा वैभव शिवरे सर हैं जो यूनिट पेपर 2 के पार्ट फर्स्ट की यूनिट 2 और 3 कंक्लूड करेंगे। विभिन्न संवैधानिक आयोग बताएंगे, भारतीय राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे और उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जवाबदेही, अधिकार, लोकतंत्र की विशेषताएं, एनजीओ, मीडिया, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। इसके अलावा पेपर 3 में आप मानव संसाधन विकास, समाजशास्त्र, जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्या और WHO आदि विषय को कवर करेंगे। लास्ट में है गौरव तिवारी सर। गौरव तिवारी सर जो है मेंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी कि भौतिक और रसायन विज्ञान को कवर करेंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा जीवन पाटीदार सर हैं। जीवन पाटीदार सर जो है मेंस में जो है बेसिकली जीव विज्ञान पढ़ाएंगे और संक्रामक रोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जीवन ये यहाँ पर भौतिक और रसायन जो है मेंस में गौरव तिवारी सर पढ़ाएंगे। जीव विज्ञान और संक्रामक रोग जो होंगे वह जीवन सर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा गौरव वर्मा सर पेपर फर्स्ट की सबसे लास्ट यूनिट, पेपर फर्स्ट के बी पार्ट की लास्ट यूनिट जो है भूगोल की आधुनिक तकनीक, ये गौरव वर्मा सर पढ़ाएंगे। कंप्यूटर, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, पर्यावरण, निबंध और अंतरराष्ट्रीय संगठन जो 2019 के मेंस में सिलेबस था उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रतीक जैन सर सामान्य हिंदी, व्याकरण, प्रारूप लेखन, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश में जनजातियां आदि पढ़ाएंगे। उमाकांत सर जो है केवल 2019 के जो मेंस है उसमें जो एक्ट होगा उसको कवर करेंगे। इसमें मैंने नए सिलेबस में 2 सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं किया है। एक जो है वो है लोक प्रशासन, ठीक है, और दूसरा जो है एक यूनिट जो है थर्ड पेपर में आपने देखा होगा जिसको मैं कह सकता हूं कि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी हुई है, तो मैं गणित मान लेता हूं उसको। ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट के टीचर अभी हमने फाइनल नहीं किए हैं, मैं अभी से स्पष्ट करना चाहूंगा। लोक प्रशासन और गणित के संदर्भ में हमारी बात चल रही है, जो भी सबसे बेहतरीन शिक्षक होगा हम उनके द्वारा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये मैंने अभी से स्पष्ट कर दिया। ठीक है, ये तो शिक्षक हो गए जो आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, किंतु मैं सच कहूं दोस्तों कि इन शिक्षकों के अलावा भी पर्दे के पीछे एक ऐसी टीम है जो हमारे साथ बहुत मेहनत कर रही है, जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस को शायद वो सफल बनाएंगे या सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे सबसे प्रमुख नीरज कार्णिक और सूरज मिमरोड भैया जो हैं, जो टाइपिंग का काम संभाल रहे हैं। इसके अलावा
जो हम देख सकते हैं कि ये जो शूटिंग का और एडिटिंग का जो है 360 डिग्री प्रोडक्शन काम कर रहा है, जिसमें गौरव जैन सर हैं, अर्पित है और प्रणव है, ये तीनों इनकी टीम मिलकर हमारे साथ काम कर रही है। इसके अलावा स्पॉट बॉय के रूप में हमारे राजू और श्याम काम कर रहे हैं, इसमें दद्दू भी हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं, और प्रबंधन के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में महेश, मिलिंद और शेफाली भी काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से इस ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारी एक बहुत बेहतरीन टीम काम कर रही है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इन ऑनलाइन क्लासेस को देखोगे तो आप वाकई में ऐसा महसूस करोगे जैसे आप क्लास में ही बैठे हुए हो। हम सभी शिक्षक बहुत शिद्दत से और बहुत लगन से मेहनत कर रहे हैं आपके कंटेंट पे, आपकी क्वालिटी पे, आपकी डिलीवरी पे, ताकि बच्चों को समझ में आ सके। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कोर्स की जानकारी थी और सब विषय पे भी चर्चा हो गई। इसके अलावा कुछ बस अंतिम बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्शन नहीं दिला देगी। मैं हमेशा से इस बात को क्लास में कई बार कहते आया हूं, कोई भी कोचिंग संस्थान आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी। सिलेक्शन अगर कोई करवाएगा तो वो आप खुद हो। कोचिंग संस्थान केवल एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है जहां आप सीखते हो और अपना सिलेबस कवर करते हो, किंतु अंततः मेहनत आपको ही करना है। मैं आपको शस्त्र चलाना सिखा सकता हूं, किंतु शस्त्र उठाने का साहस और शस्त्र चलाने में निपुणता आपको ही हासिल करना होगी। हम, या मेरे ख्याल से हमसे मतलब आकार आईएएस, हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं कि हम टॉपर्स बनाते हैं या हम टॉपर्स देने वाले संस्थान हैं। दोस्तों, हम केवल और केवल एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हमने अपने अनुभव और संघर्षों से जो सीखा है, हमने जो गलतियां की है, हम बस वही बताने का प्रयास करते हैं कि आप वो गलतियां ना करो। ठीक है, तो ये भ्रम में न रहें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या आकार आईएएस आपको कुछ बना देगा, हम कुछ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जो नए विद्यार्थी हैं और वो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा ही आकार आईएएस का ही कोर्स नहीं, अपितु आप दुनिया में कोई भी कोर्स कहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बार उसका डेमो जरूर लें, बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के इस व्यवसायीकरण के युग में जहां हम इतनी सारी चीजों को खरीदते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। हम मॉल में जाते हैं, शर्ट लेते हैं, टी शर्ट लेते हैं, 10 बार पहन के देखते हैं। इवन ये तो छोड़िए, हम सब्जी भी खरीदते हैं तो आलू भी खरीदना होगा तो हम 2 ठेलों में एक बार चेक करते हैं कि ठीक ढंग का आलू है कि नहीं है। तो जब हम अपने जीवन की इन भौतिक चीजों को इतनी देख के लेते हैं तो हम अपने शिक्षा में अपने लक्ष्य के प्रति भी हमें जागरूक रहना चाहिए और हमें डेमो लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जिनसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो वास्तव में उस योग्य है भी या नहीं, या आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि 15 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक, यहां पर ध्यान देंगे, 15 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक हमारे सारे वीडियो, यानी जितने शिक्षकों के मैंने नाम लिए हैं उन सारे शिक्षकों के कम से कम 10-10 वीडियो क्या रहेंगे, हमारे आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर रहेंगे और हमारे आकार आईएएस के एप्लीकेशंस पे भी रहेंगे। तो आप ज्वाइन करने से पहले 10 दिन तक आप प्रत्येक शिक्षक के वीडियो को देखो, समझो और यह महसूस करो कि यह आपके लिए उपयोगी है भी या नहीं है, और फिर अपने विवेक का प्रयोग करो। आप चाहें तो और भी कहीं जगह डेमो ले सकते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए, आपका फंडामेंटल राइट है, किंतु अपना निर्णय बहुत विवेकपूर्ण करें। क्यों? क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मुझे पैसा दे दोगे या किसी और जगह पैसा दे दोगे, क्योंकि पैसा तो एक बार फिर आ जाएगा, परंतु समय, आप जो कीमती समय दे रहे हो वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो इसमें ध्यान रखिए, आप डेमो बहुत अच्छे से लीजिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे पुराने विद्यार्थियों के बहुत तरह तरह के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो भी हम धीरे धीरे उनको क्लियर करते रहेंगे। इस पूरे ऑनलाइन कोर्स में जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके कोर्स डायरेक्टर अथर्व तिवारी सर हैं। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप डायरेक्ट उनसे चर्चा कर सकते हैं। अब ऑनलाइन पढ़ाने के दौरान मान लो आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ पूछना है, तो आकार आईएएस के एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन प्लेटफॉर्म भी होगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हो। उससे संबंधित टीचर आपको क्या करेंगे, वो डिक्टेट करेंगे, या सभी शिक्षकों के पर्सनली नंबर भी ऐप पर अवेलेबल रहेंगे। यदि आप किसी शिक्षक से पर्सनली कोई चर्चा भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो इस प्रकार हमारा ये ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अंततः बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समय की मांग है कि परिवर्तन होता है
और परिवर्तन के अनुरूप हमेशा हमें अनुकूल होना चाहिए। अगर आप ये जिद करेंगे कि नहीं हमें ऑफलाइन ही क्लास पढ़ना है, तो ये इस जिद में कहीं ना कहीं आप अपना समय खराब कर लेंगे। तो समय की मांग है कि ऑनलाइन के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, थोड़ा मेहनत करें, कष्ट होगा, अनुकूलता आने में समय लगेगा। हम लोगों के लिए भी ये पहला और नया और अनूठा प्रयोग है, हम भी पहली बार ऑनलाइन पढ़ाने आ रहे हैं, तो हम लोगों के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण था, किंतु हमने इसको स्वीकार किया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों, समय के साथ चलो, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करो और इसका अधिक से अधिक अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति इसका उपयोग करो। ठीक है, अंततः बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप को कोई भी अगर दिक्कत प्रश्न आती है, आप हमसे मिले, हमसे अगर कोई शिकायत है तो वो हमसे पूछें, और भी किसी तरह के प्रश्न है तो वो हमसे मिलकर आप उसको सॉल्व कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।